मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण की बातें हो रही है काफ़ी ज़ोर शोर से। और ये देखते हैं कि सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण के बाद शिक्षकों का वेतन कितना बढ़ेगा, क्यों शिक्षक सक्षमता देने के लिए इतने व्याकुल हैं, उससे क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। आइए इन सारे बातों को बताते हैं। और देने से फ़ायदे हैं या नहीं है, किनको देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए, या फिर 8वें वेतन आयोग आ रहा है तो उसमें शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको फिलहाल बने रहने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा कुछ उछल कूदल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेतन संरक्षण अगर सरकार नहीं देती है तो क्या 8वें वेतन में लाभ उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारी बातों को हम आपको क्लियर करते हैं अपने इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और वेतन संरक्षण के बाद उनके वेतन में कितना कम या बेसी होगा, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। और फिर अगर सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो 8वें वेतन का क्या होगा, और सेवा निरंतरता मिल जाता है तो 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है तो उसमें क्या होगा। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। देखिए, इधर मैंने क्रम संख्या लिख दिया है, शिक्षक किस कोटि के शिक्षक हैं, कब उनकी नियुक्ति तिथि है, सारा कुछ मैंने लिख दिया है। यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया है, यहाँ पर सभी का मूल वेतन 2024 का मूल वेतन मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मूल वेतन 2025 में कितना कितना होगा सबका, ये है लिखा हुआ। 2025 में कितना मूल वेतन है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। डीए 58% सभी के लिए है जो यहाँ लिखा हुआ है। एचआर जो है 5% है, वो इस लाइन में है। उसके बाद मेडिकल सबको 1000 रुपया है, चाहे वो नियोजित हो, नियोजित विशिष्ट हो, या सक्षमता दे दीजिए ना दीजिए कोई बात नहीं है। यहाँ एनपीएस और एपीएफ है, तो नियोजित शिक्षकों के लिए एनपीएस नहीं है, नियोजित शिक्षकों के लिए सिर्फ एपीएफ है, और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एनपीएस है। तो यहाँ पर एनपीएस और ईपीएफ का ये कॉलम बना दिया है मैंने। और कुल वेतन का जो है ये है कुल वेतन का सभी शिक्षकों का, और उसके बाद इन हैंड सैलरी कितना होगा, ये सब इसमें मैंने लिख दिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से कि आपको कितना फायदा होगा या नहीं होगा। अगर इसी पर रहना है तो रहिएगा, या फिर 8वें वेतन आयोग आएगा तो उसमें क्या कुछ होगा। तो चलिए आप थोड़ा इसको जान लीजिए। देखिए, अगर नियोजित शिक्षक 2003 से 5 के हैं तो इंडेक्स 4 में आते हैं, 14 में आते हैं, उनका मूल वेतन है 30,480, और 2024 में मूल वेतन है 2025 में 31,340, और उसके बाद डीए हो जाता है 18,177, एचआर 1567, मेडिकल है 1000, एपीएफ में उनका 3600 कटता है। कुल वेतन जो है इनका है 56,684। इन हैंड मिलेगा इनको कितना, सैलरी मिल रहा है अभी 50,284 रुपया के आसपास इनको मिल रहा है। तो विशिष्ट शिक्षक जो अभी हैं उनको कितना मिल रहा है, अभी जो उनका है इंडेक्स 9 में अभी आता है, उनका मूल वेतन है 31,670 है ना, इतना इसका हो गया। और कुल वेतन जो है कुल इनका जो वेतन है, देखिए यहाँ पर एनपीएस ऐसे करके देख लीजिए कि डीए 58% में 18,369, एचआर है 5584, मेडिकल है 1000, एनपीएस में इनको कट रहा है 12,009, ये दोनों में थोड़ा अंतर हो जा रहा है। कुल वेतन है इनका 59,598 है ना, कैश है जो सैलरी मिल रहा है इनके अकाउंट पे आ रहा है 47,589। और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक है, अगर सेवा निरंतरता मिलता है तब, अभी मिलने की बात अभी नहीं हो रही है, अगर मिलता है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि मिलता है तो कितना होगा, इंडेक्स 14 में ही आ जाएंगे। इनका सैलरी हो जाएगा, मूल वेतन हो जाएगा 2025 में 36,710, डीए हो जाएगा 58% लेकर के 21,292, एचआर है इतना। उसके बाद देखिए एनपीएस में जो है वो कटेगा इनको 13,920, यहाँ पर देखिए एपीएफ में कट रहा है 3600, यहाँ पर देखिए एनपीएस में कट रहा है विशिष्ट शिक्षकों को 12,900, तो यहाँ 1,920 रुपया अधिक, 900 रुपया अधिक हो जा रहा है यहाँ से यहाँ, और यहाँ में तो थोड़ा अंतर है ज़्यादा। और देखिए कुल वेतन जो है इनको 68,928 रुपया है, और कैश इन हैंड सैलरी मिलेगा 55,800, यहाँ पर फिर अंतर हो जाता है अच्छी खासी जा करके। तो ये हो गया 2003 से 5 वाले का। वैसे ही 2006 से 7 वाले का अभी वेतन स्ट्रक्चर है 13 में 29,530 रुपया जो है इनका मूल वेतन है 2024 में। 25 में इनका मूल वेतन अब जो है 30,420 रुपया हो जाएगा। डीए है 17,644 रुपया, एचआर है 15,021, मेडिकल 1000, एनपीएस में 3600, कुल वेतन है 52,385,
इन हैंड सैलरी जो है 48,785 रुपया है। वही विशिष्ट शिक्षक बनने पर इधर तो सारा कुछ है, इनका हो जाता है बिना, ये जो है वो बिना सेवा निरंतरता का है 30,750 और ये सब जो बढ़ते है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 11,660 रुपया हो जाता है। इनका कुल वेतन जो हो जाता है, यहाँ से यहाँ अंतर अगर करिएगा 57,994 और इन हैंड सैलरी मिलेगा। इन हैंड सैलरी थोड़ा कम मिलेगा नियोजित शिक्षकों से यहाँ पर, लेकिन यहाँ वृद्धि ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर तो 46,234 रुपया, यहाँ पर 2,000 रुपया वेतन मोटा मोटी कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती वृद्धि हो रही, क्योंकि इनका वेतन यहाँ से कट के जा रहा है इसमें, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट इसमें ऐड अच्छी खासी देती है। और विशिष्ट शिक्षक अगर इनको सेवा निरंतरता मिल जाता है तो ये इंडेक्स 13 में आते हैं। इनका मूल वेतन हो जाएगा 35,640 रुपया और डीए है 20,671, HR है 1,782, मेडिकल वगैरह तो सारा कुछ है। देखिए अब यहाँ जो है 13,515 रुपया हो जाता है और इनका मूल वेतन है 66,947। ये आकलन है, ये जान लीजिए कि अभी वेतन संरक्षण की बात अभी कहीं कोई चर्चा में अभी है नहीं। ये आकलन लगाया जा रहा है कि सेवा निरंतर वेतन संरक्षण तो मिल ही गया है, सेवा निरंतरता मिलेगा तब। हालांकि सरकार अभी इस पर कोई फैसला नहीं की है और सरकार चुनाव में इस बात को लेकर के भी नहीं गई है, इसलिए अभी ये उम्मीद पाल रखना कि सेवा निरंतरता मिल जाएगा, ये कोरी कल्पना होगी, इसके सिवा अभी कुछ नहीं होगा। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। तो इनका 13,515 रुपया है ना। तो इनको कुल वेतन जो है 66,947 हो जाएगा और इनका सैलरी हो जाएगा 53,432 रुपया, ये सेवा निरंतरता मिलने के बाद। लेकिन 9-10 के जो शिक्षक हैं उनका इंडेक्स 12 में आता है और इनका मूल वेतन अभी जो है 29,530 रुपया है ना। और इनको कुल वेतन जो है अभी 50,934 रुपया है और कैश इन हैंड मिल रहा है 47,334 रुपया। यही अगर जो सक्षमता ये देते हैं तो 29,000 एक इंक्रीजमेंट अधिक हो जाता है ना, 29,850 रुपया यहाँ पर है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अंतर हो जाएगा फिर ज़्यादा कि यहाँ NPS में, यहाँ IPF में 3600 है, 11,319 रुपया और उसके बाद 11,319 रुपये यहाँ हो जाएगा। और कुल वेतन जो है यहाँ पर अंतर हो जाता है 50,934 से यहाँ 56,229। कैश इन हैंड सैलरी थोड़ा ज़्यादा, ये अकाउंट में ज़्यादा आता है 47,334, लेकिन अगर सक्षमता देने पर 44,910। यहाँ कम मिलता है लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही है नियोजित शिक्षक अगर 2003 से 16 के हैं तो उनका भी यही स्थिति है। 27,010 रुपया है इनका मूल वेतन है ना। और विशिष्ट शिक्षक का हो जाएगा 27,320 हो जाएगा। यहाँ पर अब चलिए, उधर तो सब कुछ वैसे ही बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ चलिए, यहाँ 3600 है और फिर देखिए यहाँ पर 10,360 रुपया है। अब देखिए मूल वेतन, कुल जो टोटल वेतन होगा 46,827 रुपया, यहाँ 51,545 रुपया। यहाँ कैश इन हैंड 23 जो अकाउंट पे आ रहा है 43,227 रुपया और यहाँ 41,150 रुपया। यहाँ पर थोड़ा कम हो जा रहा है, लेकिन NPS में जो है अच्छी खासी कटौती हो जाने से यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट हो जा रहा है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है, ये बेनिफिट तो है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 8वें वेतन आयोग आने के बाद क्या होगा। वेतन संरक्षण की बात अगर होती है, अगर वेतन संरक्षण की बात हो जाती है, वेतन संरक्षण नहीं, इनका सेवा निरंतरता की बात हो जाती है तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी वहाँ। लेकिन अभी उसकी पर कोई चर्चा अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि जब यहाँ पर ये अंतर आ रहा है, लेकिन जैसे ही अगर सेवा निरंतरता यहाँ पर नहीं मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को और नियोजित शिक्षकों के साथ सेवा निरंतरता है, नियोजित शिक्षकों के साथ सेवा निरंतरता है, तो इनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी। स्नातक ग्रेड में जैसे ही प्रोन्नति होती है या कालवत प्रोन्नति होगी तो ये वेतन जो है ना वो जा करके यहाँ पर जो ये जो वेतन है ना ये यहाँ से कम नहीं होगा, ये बढ़ी जाएगा, इंक्रीजमेंट वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन अंतर अब क्या होगा, दोनों में अंतर होगा कि वो EPF और NPS यहाँ पर अंतर हो जाएगा। जी हाँ, वहाँ पर अंतर हो जाएगा 3-4 हज़ार रुपया का, 5,000 रुपया का अंतर होगा। यहाँ पर ये दोनों में अंतर हो जाएगा क्योंकि NPS में सरकार
अधिक ऐड देती है, इनका पैसा भी वहाँ जाके अधिक कटता है, तो इसका लाभ यहाँ हो जाएगा। और APF में पैसा सरकार कम देती है, 1800 सरकार देती है, 1800 शिक्षकों का कटता है यहाँ, इसलिए यहाँ पर 3600, तो यहाँ पर अंतर हो जाता है। और बाकी जब अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, अगर सेवा निरंतरता नहीं देती है सरकार, अगर सेवा निरंतरता सरकार नहीं देती है, फिर नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा होने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको ये मैं बता दूं कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद यहाँ पर तो विशिष्ट शिक्षकों को फायदा होगा, अगर सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो नियोजित शिक्षकों को ही यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पर। धन्यवाद।